केमिस्ट्री है 9th का, पार्ट 11 हो गया पहला चैप्टर का। तो लोग 10 चैप्टर पढ़ चुके हो, 10 पार्ट पढ़ चुके हो। इस पार्ट में, इस चैप्टर के बारे में बहुत जानकारी मिल चुकी है। तो अब पढ़ना है दुनिया में जो कुछ भी है पदार्थ है, तो ये पदार्थ किस किस रूप में पाए जाते हैं। समझा बात को? जैसे मान लो भारत की नहीं, विश्व की संपूर्ण आबादी किस किस रूप में पाया जाता है, तुम लोगों को मालूम है? सबसे पहले 2 रूप में पाया जाता है, पुरुष और महिला के रूप में। उसमें भी आओगे तो बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु होता है, नवजात यानी नया जन्मा हुआ। तो अगर हम आदमी की ही बात करें तो किस किस अवस्था में आदमी पाया जाता है? तो बचपन अवस्था, 14 साल तक तो बच्चा ही बोला जाता है। फिर युवा अवस्था कहा जाता है जी। फिर बुढ़ापा आता है। तो पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है। अब तू लोग ये बतलाओ, जैसे पानी मालूम है 3 अवस्था में पाया जाता है। बर्फ, सब खाया होगा बर्फ। तो पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, दिमाग लगाओ तो पानी बर्फ के रूप में जब तक है तब तक वह उसका ठोस रूप है। बर्फ का सिली नहीं होता है। और बच्चा सबको भी ये बक्सा में आदमी लेकर के बेचता रहता है, बांस का ये करची लगा करके खाने के लिए। तो पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, तब हम बर्फ को ठोस कहते हैं। ठोस द्रव गैस की ही चर्चा इस चैप्टर में होगी, इस पार्ट में होगा। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। तो बर्फ पानी का ठोस रूप है। बर्फ गल करके भी तो पानी ही होता है। पानी जो हो गया वो द्रव रूप हुआ। इसके बाद एक बर्तन में पानी ले लो और इसको हीट एनर्जी दो। कहने का मतलब खाना बनाने वाला गैस है ना, एक बर्तन चढ़ा दो, उसमें पानी दे दो, आग जला दो, गैस जला दो। सिर्फ एक बर्तन में पानी दे करके गर्म करो तो धीरे धीरे ये वाष्प बन करके उड़ने लगता है। उड़ने लगता है ना, और कुछ समय के बाद बर्तन को गर्म करते रहेंगे तो बर्तन का सारा पानी वाष्प बन करके उड़ गया। तो पानी का ठोस रूप हो गया बर्फ, स्वयं पानी हो गया द्रव रूप, और पानी को गर्म किए तो पानी का जो भाप है, वाष्प, ये हो गया गैस वाला रूप। इसका अर्थ है पानी यानी जल की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस के रूप में बर्फ, दूसरी अवस्था द्रव के रूप में है पानी, तीसरी अवस्था पानी गैस के रूप में भी पाया जाता है। तब न वर्षा होती है। आसमान से जो वर्षा होती है, तुम लोग को मालूम है ना, समुद्र पृथ्वी पर 71% भाग में है, 29% भाग में स्थल भाग है। तो 71% संपूर्ण पृथ्वी पर न सूर्य की किरणें आती हैं जी। तो समुद्र का जल गर्म हो करके वाष्प में बदल करके ऊपर उठता रहता है। वाष्प तो हल्का होता है और यही बादल बन जाता है। अब 71% यानी लगभग समझो ना 3 भाग में थोड़ा ही कम संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल है। तो कितना वाष्पीकरण होता होगा जब एक बर्तन में हम लोग पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो ये वाष्प बन करके उड़ता रहता है। और समुद्र 71% भाग में फैला हुआ है, तो कितना वाष्पीकरण होता होगा। आखिर यही वाष्प ऊपर उठ करके संघनित हो करके, कहने का अर्थ वाष्प के कण एक दूसरे के जब काफ़ी नज़दीक आते हैं तो इस तरह विशाल मात्रा में जो वाष्प ऊपर की ओर उठता है तो ये बादल का रूप ले लेता है। इसके बाद हवा के झोंके से, हवा मान लो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, तो ये बादल को हवा पश्चिम की ओर ले जाएगा।
और ज्यों ही ठंडा वातावरण मिलेगा तो ये इसका कण जो है मतलब वाष्प के कण जमा होते होते बड़ा कण बन जाता है। इसके बाद वहीं बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, ऊंचे स्थान पर गिरता है तो पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है। तो यही बाढ़ के रूप में नदी नाले में आता है और फिर अंत में समुद्र में चला जाता है। समुद्र से जो वाष्पीकरण हुआ जल का तो ये वर्षा के रूप बादल का रूप लिया, स्थल भाग पर वर्षा किया और नदी के द्वारा पुनः समुद्र में आ जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं जो जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी जल किस किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। जबकि जल पदार्थ है तो पदार्थ की 3 देखो मुख्य रूप से पदार्थ कितने रूप में पाए जाते हैं या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अधिक से अधिक पदार्थ इन तीनों रूपों में पाया जाता है। तो लोग कर्पूर देखा है? हाँ, गांव घर में कपूर कहता है, कर्पूर होता है इसका इंग्लिश। इसके बाद गंधक देखा है? गंधक की उपस्थिति के कारण प्याज में और लहसुन में ये झांस होता है। प्याज खाओगे या छिलोगे ना प्याज तो देखना जो कुछ देर के बाद आँख में बहुत को आंसू चलाता है। तो सल्फर ठोस के रूप में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है। तो बहुत सारे पदार्थ इन तीनों रूपों में पाए जाते हैं और बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे का मतलब मैक्सिमम। अब देखो लोहा को तो लोग गर्म करते जाओगे, किसी बर्तन में रख कर के लोहा को गर्म करो। ऐसा बर्तन जैसे मान लो ये नीचे में स्टोव जला दिए, समझा, स्टैंड लगा हुआ है, ये एक बर्तन है, इसमें कुछ लोहा का टुकड़ा दे दो, इसको गर्म करते जाओ। गर्म करते जाएंगे तो ये बर्तन नहीं गलना चाहिए। अब इस पर एक शब्द होता है गलनांक। तो फिलहाल मान लो ये बर्तन का गलनांक, इसमें जो लोहा है, लोहा से ज़्यादा रहेगा तो बर्तन नहीं गलेगा, लोहा गल जाएगा। तो इसको गर्म करते जाएंगे, जब 1535 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस बतलाएंगे सेल्सियस सब क्या है। जैसे हम लोग को बुखार लगता है तो हम लोग कहते हैं 101 डिग्री बुखार है। तो 101 डिग्री क्या? तो फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस दिन का तापमान टेलीविज़न पर दिखलाता है, दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सी। तो सी से होता है सेल्सियस। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं ना मीटर में, सेंटीमीटर में, तो उसी तरह ताप को मापते हैं। जैसे वातावरण में गर्मी है, मई जून जुलाई में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है ना जी, तो इसका मतलब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो उसी तापमान को हम लोग सेल्सियस में मापते हैं। कैसे? समय को मापते हैं सेकंड में, मिनट में, घंटा में। उसी तरह ताप को या तापमान को सेल्सियस में। तो वातावरण का तापमान जितना अधिक रहेगा हम लोग को गर्मी उतनी ही अधिक लगेगी। तो इसको गर्म करते जाएंगे 1535 डिग्री सेल्सियस, इसमें लोहा का टुकड़ा है, इतना तक गर्म करेंगे तो ये लोहा पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाएगा, समझा। पुनः गर्म करते जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा जी वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। समझ गया? तो मुख्य रूप से पदार्थ कितने रूप में पाए जाते हैं? तो पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आ जाओ किस को ठोस कहेंगे, मतलब किस पदार्थ को ठोस कहेंगे, किस पदार्थ को द्रव कहेंगे और किसको गैस कहेंगे। तो तीनों की परिभाषा हम अलग अलग लिखाते हैं।
और कोशिश करेंगे इस पाठ में तीनों की परिभाषा लिखा करके डिटेल में समझा दे। तो पहले हम परिभाषा ही लिखाते हैं। चलो इसको समझो तू लोग। मुख्य रूप से पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं। तो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे 3 रूप नहीं 5 रूप में पाए जाते हैं। तो फिलहाल समझो मुख्य रूप से 3 रूप में पाए जाते हैं, या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आदमी की 4 अवस्थाएं होती हैं न जी, बचपन वाली अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धा अवस्था, बुढ़ा होने से पहले, और जवान होने के बीच वाला टाइम को अधेड़ अवस्था बोला जाता है, जिसमें लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ता है लेकिन शरीर की शक्ति घट जाती है, तो कहते हैं अधेड़ उम्र का हो गया। तो उसी टाइप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तीनों की अलग अलग परिभाषा है। एक ही तरह का पानी है, वह ठोस रूप में आ जाएगा तो बर्फ कहलाएगा, द्रव रूप में जल कहलाता है, गैस के रूप में जल वाष्प कहलाता है। तो ठोस की परिभाषा जो है तुम लोग को इससे पहले बतलाए थे, पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। कोई भी पदार्थ हो वे सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये कण किस तरह के होते हैं? गोल होते हैं, ये सब बतलाए हैं। और पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान रहता है, ये भी बतलाए हैं। इस खाली स्थान का क्या नाम है? अंतर आणविक स्थान या जगह, अंग्रेजी में कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो देखो पीछे की बात का संबंध पढ़ाई में आगे से रहता है, इसीलिए तू लोग जो है पीछे वाली बात को, साइंस मैथ हो कोई सब्जेक्ट हो, इसको पीछे वाली बात को अच्छी तरह याद रखना, रिवीजन करते जाना। अब मान लो कोई पदार्थ है कणों के बने होते हैं, तो हम लोग उदाहरण लेते हैं किसी ठोस पदार्थ में, किसका ले? लोहा, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर, बहुत कुछ है। तो चलो किसी ठोस पदार्थ का ले लेते हैं, मान लो पत्थर का ही ले, या लोहा का ही कोई ठोस टुकड़ा ले, या सोना का ले, या चांदी का ले। तो ठोस की विशेषताएं क्या होती है? जैसे ठोस पदार्थ, ये सूक्ष्म कण है, अभी ना आँखों से देख रहे हो, उदाहरण के लिए बड़ा कण बनाना पड़ रहा है। कोई टुकड़ा है ये लोहा का या किसी ठोस पदार्थ का, समझ गया? तो इसके कण इस ढंग से होते हैं, यानी आपस में कणों, देखो ठोस के बारे में हम सिर्फ बतला रहे हैं। ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उसके बीच में, जैसे ये ठोस का गोलीय कण है, तो कणों के बीच में ये सब खाली स्थान देख रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस, बतलाया है ना पिछले पार्ट में। तो ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान सबसे कम होता है। ये हो गया, जिसके कारण के, इसका कारण क्या है सबसे कम होने का? इसका मतलब है ठोस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, अंतर मतलब अंदर, यानी ये सब जो है एक दूसरे से सटा हुआ, एक से दूसरा कण, कोई भी ठोस का कण अपने चारों ओर के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और हर एक कण एक दूसरे को अपने चारों ओर एक दूसरे को आकर्षित करके बहुत मजबूत आकर्षण बल से बंधा रहता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है। समझ रहा है बात को? ये कणों के बीच खाली स्थान ठोस
ठोस के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे पर अंतर आकर्षण बल, अंतर मतलब अंदर अंदर, सब तो पैक मतलब एक तरह से एक दूसरे से सघन रूप से सटा हुआ है। अंतर आकर्षण बल के कारण ठोस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाना पड़ता है, तो ये अंतर आकर्षण बल सबसे अधिक रहता है। सबसे अधिक रहता है का अर्थ ये हुआ, द्रव में क्या होता है, द्रव देखो ये कण आपस में एक दूसरे के बीच में बहुत कम खाली जगह है और एक दूसरे से के बीच में दूरी रहती है, लेकिन सबसे कम दूरी रहती है। द्रव के कण किस ढंग से होते हैं, अगर मान लो ये पानी है तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये हो गया तुमको। देखो ठोस, द्रव और गैस में मतलब क्या स्थिति होती है। ठोस के कण एक दूसरे, ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इसका कारण है ठोस के सूक्ष्म कण के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो अंतर आकर्षण बल यानी एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर, ये फोर्स जो है बल सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है, आज़ाद नहीं रहता है। इसीलिए किसी ठोस पदार्थ को हम एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। आकृति शेप समझता है न किसको कहते हैं। जैसे गेहूं का आटा रोटी बनाना है, पानी दे करके गेहूं का आटा बनाया, देखो आकृति बतला रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो एक गोल गोल बन गया, अब इसको रोटी बनाना है बेलन से, तो ये आटा को जो पानी दे करके मिलाया, एक गोला बनाया, तो इसकी आकृति गोल गोल हो गई, नहीं हो गई। इसी गोला को पकड़ करके हाथ से ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये आकृति गोला नहीं कहलाएगा, बेलन टाइप की आकृति कहलाएगा, कहलाएगा न जी। या इसी गोला में एक मुक्का मार दो तो जहाँ पर मुक्का मारोगे वहाँ पर धंस जाएगा, तो फिर गोला नहीं कहलाएगा। तो आकृति, मनुष्य की आकृति कभी शेर से मिलती है नहीं। मनुष्य जिस ढंग से देखने में लगता है, ये बोर्ड की आकृति कैसा है, तो आयताकार है, आयत जैसा है। कोई मान लो ऐसा खेत है, तो इस टाइप का खेत है, तो कहेंगे ये आयताकार खेत है, आयत जैसा है। इस खेत की आकृति कैसा है, आयत जैसा। एक खेत ऐसा है, तो इस खेत की आकृति त्रिभुज जैसा है, तो कहेंगे ये त्रिभुज जैसी आकृति वाला खेत है। तो आकृति तो लोग समझ गया, गोल गोल आकृति होती है। इसकी आकृति कैसी है, बेलन जैसा है, बेलनाकार आकृति है। और मान लो कुआं रहता है, तो ये हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं, तो ये प्लेट ऐसे है, तो कहेंगे वृत्ताकार आकृति वाला प्लेट है। तो आकृति का कंसेप्ट दिमाग में आ गया। तो ठोस के कणों के बीच की दूरी न्यूनतम मतलब बहुत कम, सबसे कम, न्यूनतम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस के कणों के इर्द गिर्द जितने भी कण होते हैं, सभी कण एक दूसरे को एक बहुत मजबूत शक्तिशाली बल से, फोर्स से अपनी ओर खींचे रहता है। इसी फोर्स को, बल को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा चुके हैं, अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन मतलब आकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाता है, उस बल को कहते हैं अंतर आकर्षण बल। ये सभी कण, एक कण के दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत कण होगा, तो सब कण एक दूसरे को अपनी ओर ही खींचेंगे, तो कण जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। तो ठोस में ऐसा लक्षण होता है
इसके कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, क्योंकि इसके कणों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल सबसे अधिक होता है। इसीलिए ठोस के कण एक दूसरे से अलग होने के लिए आज़ाद नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। इसलिए जब हम लोग किसी ठोस को एक जगह से दूसरे जगह फेंकते भी हैं, उसके कण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और जिस रूप में फेंकते हैं उसी रूप में गिर जाता है। ठोस के बारे में समझ रहा है। द्रव में क्या होता है, तो द्रव के कणों के बीच ये देख रहे हो अंतर आणविक जगह ज़्यादा है ना ठोस की तुलना में, तो द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। किसके तुलना में, तो ठोस के कणों की तुलना में। ध्यान से सुनते जाओ, यही तुम लोगों को काम आएगा। लिख लेने पर तो किताब बहुत है मार्केट में, लाइन लाइन पढ़ोगे कुछ नहीं समझोगे, इसीलिए कंसंट्रेशन इधर रखो। द्रव के कणों के बीच ये जो खाली स्थान रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये एक दूसरे को जिस मजबूत बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ठोस के कण, द्रव के कणों में उतना मजबूत अंतर आकर्षण बल नहीं काम करता है ठोस की तुलना में। इसके कणों के द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल कमजोर रहता है। हाँ, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, लेकिन द्रव और गैस की तुलना में सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे अधिक अंतर आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच ही लगता है। अब द्रव पर आओ। द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस के कणों की तुलना में कमजोर होता है, जिसके कारण द्रव के कणों के बीच का ये अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है और एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए आज़ाद रहता है। इसीलिए ये मान लो पानी का सूक्ष्म कण है, पानी के कण हैं, इसको नीचे में गिराएंगे तो एक हजारों कण इधर भागेगा, हजारों कण इधर भागा, यानी पानी फैल जाता है। कारण समझ गया ना क्यों? क्योंकि जितने भी द्रव हैं, द्रव का लक्षण है द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ही कम है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब गैस के बारे में आओगे तो गैस के कणों के बीच बहुत ज़्यादा, मतलब ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ज़्यादा अंतर आणविक स्थान रहता है। इसका क्या कारण है? तो गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल द्रव और ठोस की तुलना में बहुत कम है, और जितना कम अंतर आकर्षण बल, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने वाला बल अगर कमज़ोर होगा, तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लो, ध्यान से देखो, ये 4 ठो कोई जानवर है, मान करके चलो डॉग, इस चारों को हम लोग डोरी से बांध दिए, इस सबको मजबूत डोरी से बांध दे, समझ गया? चारों को छोड़ दो तो बीच में ये ब्लैक वाला पोर्शन ये डोर है, मजबूत डोरी, चारों जहाँ भी जाएगा एक ही साथ है, क्योंकि इतना मजबूत डोरी है, जो ये डॉग इधर की ओर भागना चाहेगा तो ये इस तरह से एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है? एक पतला, इससे चलो ये पतला वाला डोरी से बांधे तो संभावना है थोड़ा जोर से ये डॉग इधर खींचेगा तो ये डोरी टूट जाए, ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की सभी के बीच लगने वाला बल कम हो गया, क्योंकि जिस बंधन में हम लोग पतले डोर में बांधे हैं वह डोर कमज़ोर बल लगा रहा है, यानी एक दूसरे पर कमज़ोर बल लगा हुआ है चारों डॉग पर, इसीलिए चारों डॉग स्वतंत्र हो सकता है।
फिर एक धागा से बांध दो तो एक के धक्का में सब डॉग जो है तोड़ करके एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएगा, भाग जाएगा। इसका अर्थ है चारों के बीच जितना अधिक मजबूत बल लगाने वाला डोर दे दे, रस्सी दे दे, मोटा रस्सी, तब ये चारों स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता है और जहाँ भी जाएगा चारों डॉग एक ही जगह जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। काफ़ी मजबूत आकर्षण बल से बंधा हुआ है और डोरी को एकदम जितना मोटा पहले था अब उसका 1/4 भाग कर दिए, यानी बहुत पतला कर दिए। तो एक धक्का में नहीं 2 धक्का में तोड़ करके अलग अलग हो सकता है। और धागा जैसे डोरी से बांधे तब तो एक के धक्का में कहाँ कौन भागा नहीं भागा कोई ठीक नहीं है। तो सेम कहानी है ठोस द्रव गैस में। गैस के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए ये कोई बर्तन में गैस बंद है, जो ही बर्तन का मान लो सब और अच्छा से ये बंद है, अभी सब भीतरे में गैस है और कणों के बीच की दूरी बहुत जगह है, क्योंकि इसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है। एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, यहाँ है। तो अब अगर हम इसको खोल दें यहाँ से तो ये अंतर आकर्षण बहुत कमज़ोर अंतर आकर्षण बल से बंधा हुआ है, तो एक दूसरे से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र है, तुरंत तुरंत इससे निकलने लगेगा बाहर। समझ रहा है? तो तीनों में क्या अंतर देखा? तीनों में अंतर ये है, ध्यान से सुनो, अब लिखेंगे। गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। गैस के कणों के बीच ये अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है, जिसके कारण गैस के कण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए आज़ाद रहता है, अलग होने के लिए आज़ाद रहता है ना, इसी बात। तो गैस के बारे में समझ गया। अब और द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल गैस के तुलना में अधिक रहता है। फिर पंक्ति सुनो, द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के तुलना में अधिक रहता है, जिसके कारण द्रव के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान गैस के तुलना में कम होता है, कम है ना। और गैस की तरह द्रव के कणों के बीच की दूरी कम रहने के कारण और अंतर आकर्षण बल कमज़ोर, मतलब गैस के तुलना में अंतर आकर्षण बल अधिक रहने के कारण गैस के कणों की तरह द्रव के कण एक दूसरे से मुक्त होने के लिए इस तरह नहीं स्वतंत्र होते हैं जिस तरह गैस के कण स्वतंत्र होते हैं। द्रव के कण भी स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से मुक्त होने के लिए, लेकिन गैसों के कण बहुत तेज़ी से एक दूसरे से अलग होंगे और द्रव के कण में ऐसी बात नहीं है। अंतर आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की तुलना में इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसका कण द्रव का कण इस तरह नहीं मुक्त होने के लिए स्वतंत्र है जिस तरह गैस में है। द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें? ठोस में। इसीलिए इसके कणों के बीच रिक्त स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है और अंतर आकर्षण बल इतना मजबूत होता है जो ये ठोस के कण एक दूसरे से मुक्त नहीं हो पाते हैं और इसलिए ठोस आकृति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि द्रव में क्या है? गिलास में पानी भरा हुआ है, इस गिलास के पानी को तू जिस बर्तन में रखोगे उसी की आकृति को ग्रहण कर लेगा ग्रहण। मान लो एक छोटा सा कटोरी लो, कटोरी देखने में कटोरी की आकृति या इसकी आकृति अलग है। मान लो ये खोखला है बेलन, यहाँ पर छिद्र है,
तो एक कटोरी, देखो इसकी आकृति कटोरी का अलग है, एक कटोरी पानी इसमें आ जाएगा तो कटोरी का पानी इसमें डाल दो पूरा, ये फुल हो गया। अब ये पानी जो भीतर में फुल हुआ, इस पानी की आकृति कैसे हो गई? तो बेलन जैसा, जैसा बेलन है उसी टाइप से न पानी नीचे से ऊपर की ओर आ गया। तो द्रव को हम एक बर्तन, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेती है। अगर एक बाल्टी पानी को एक कठोत में रखेंगे, कठोत जान रहा है ना, तो कठोत की आकृति को ग्रहण कर लेगा, है ना इसी बात। तो इसकी आकृति बदलती है क्योंकि इसके कणों के बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर है, जिसके कारण इसके कण एक दूसरे से अलग होने के लिए स्वतंत्र रहता है और जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का ही आकृति ग्रहण कर लेता है। तो तीनों का कंसेप्ट तुम लोग को आया, ठोस, द्रव और गैस। तो मुख्य रूप से इसमें याद ये रखना है